हाँ, देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक नई टर्म, एक नई कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टर्म है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शंस। 12th क्लास में पूरा एक सेपरेट चैप्टर है सॉल्यूशन, बट इसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे 11 में भी काम आता है, क्योंकि 11 में हम स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस केवल सॉल्यूशन में ही होती है, कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, लेकिन उनके सॉल्यूशन इमीडिएट रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके साल्ट है, नमक है खाने का, अभी सॉलिड होता है, इसका मतलब सॉलिड। यदि सॉलिड सोडियम क्लोराइड में हम सॉलिड सिल्वर नाइट्रेट मिला दें, दोनों को मिला दो, दोनों को गर्म करो, कुछ भी करो, बट दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शंस। किसी तरह की रिएक्शन नहीं होती है, दोनों बिल्कुल इनर्ट हैं। लेकिन यदि इस नमक को पानी में घोल दें हम, तो क्या बनेगा? ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को लिखने का तरीका क्या होगा? यहाँ लिख देंगे AQ। इसका मतलब हुआ पानी में घुला हुआ नमक या नमक का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें मिला देते हैं सिल्वर नाइट्रेट, वो भी घुला हुआ पानी में एक्वस। अब आप कहोगे साहब कि यह क्या रिएक्शन करेंगे? इमीडिएट रिएक्शन करेंगे, तुरंत रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट होगी। क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, ये तो पानी में घुला हुआ रहेगा, जो वाटर सोल्यूबल है वो घुला हुआ रहेगा। एक इसमें साल्ट और बनेगा जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और ये वाटर इनसॉल्यूबल साल्ट है, ये पानी में नहीं घुलता। और जो साल्ट वाटर इनसॉल्यूबल है उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। उनको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। सब इसका कोई कलर, बिल्कुल कलर होता है, वो होता है वाइट। तो ये वाइट कलर का वाटर इनसॉल्यूबल है, तो पानी में भी सॉलिड स्टेट में रहेगा और बिना घुला रहेगा, और सफ़ेद रंग का होगा, वाइट कलर का होगा। अब इसका नाम तो सिल्वर क्लोराइड है, लेकिन यहाँ हम इसको कहेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ये नाम नहीं है इसका, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डेवलप होता है ये। देखो, नमक का सॉल्यूशन कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, ये भी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट है, बट जैसे दोनों को मिलाएंगे ना, पूरे मिक्सचर में एक वाइट कलर की टर्बिडिटी आ जाती है। वो वाइट कलर की टर्बिडिटी सिल्वर क्लोराइड के बनने के कारण होती है, और इसी से पता लग रहा है कि दोनों में केमिकल रिएक्शंस हो गई है। इसका मतलब कि जो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में इनर्ट थे, रिएक्शन नहीं कर रहे थे, वो पानी में घोलते एक्टिव हो जाते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शंस हो जाती है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों होती है पानी में घोलते हैं, ये फिलहाल इस टॉपिक का हमारा कंटेंट नहीं है, इस पर हम जाएंगे भी नहीं, वो एक अलग चैप्टर में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, इसका हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा मेन मोटिव है रिएक्शन इन सॉल्यूशन, कि जो रिएक्टेंट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, या ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्शन करते हैं, उनके स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का मेन कंटेंट है। सब पहचानेंगे कैसे कि कौन तो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा और कौन पानी में घुलने के बाद करेगा। बड़ी सिंपल पहचान है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्शन करते हैं। साहब कौन से कंपाउंड? आयोनिक
कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड डायरेक्ट प्योर फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते। आप अलग अलग आयोनिक कंपाउंड को मिला दो, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अलग अलग आयोनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को मिला दो, द इमीडिएट रिएक्ट, उनमें तुरंत रिएक्शन होगी। का आयोनिक कंपाउंड की पहचान क्या है? किनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जो आयन से बने हुए हैं। सब आयन मतलब भाई पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, जैसे कि सोडियम यहाँ पर कैटायन है, और नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। तो जो कैटायंस और एनायन से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, हम उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। सब कैसे पता लगेगा कि आप लिख के दोगे क्या प्लस माइनस? तो भाई लिख के नहीं देंगे हम, फिर पहचानेंगे कैसे कि ये आयोनिक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है? तो बड़ी साधारण सी पहचान है। जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना है हमेशा आयोनिक होगा। जिस कंपाउंड का एक एटम तो आ रहा है मेटल से, दूसरा आ रहा है नॉन मेटल से, हमेशा आयोनिक ही होगा। सब हमेशा आयोनिक होगा, बिल्कुल हमेशा आयोनिक होगा। जैसे कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। साहब ये कैसे पता लगेगा कि मेटल नॉन मेटल? भाई ये तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। सूत्र देख के, फार्मूला देख के पता नहीं लगा कि साहब क्लोराइड कैसे पता लगा नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में जो पूरा पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट की जो जमावट है, अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन बनी हुई है। सब इस लाइन के इधर के सारे नॉन मेटल है और इधर के सारे मेटल है। 11 में भी एक पूरा एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वहाँ आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये तो मेटल है और ये नॉन मेटल है। खैर हमारा यहाँ मेन मकसद क्या है? रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, पहली चीज़। इसलिए हमको ये टर्म यहाँ पर अलग से डिस्कस करनी पड़ रही है। इसकी नीड क्यों है? देखिए, तो नीड इसलिए है क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई आयोनिक कंपाउंड हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्ट करते हैं। क्या आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए हमको यहाँ पर रिएक्शन इन सॉल्यूशन टर्म की आवश्यकता हुई। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कहते हैं किसे? हम सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOL से इंडिकेट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। एनी मिक्सचर विच शुड बी होमोजेनियस, यूनिफॉर्म मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कि साहब किसका मिक्सचर? जो घुल जाए आपस में, जो घुलेंगे वही तो होमोजेनियसली मिक्स होंगे। अब मिक्सचर में कोई एक सिंगल कंटेंट तो होगा नहीं, कम से कम एक से ज़्यादा होंगे। जैसे नमक को पानी में घोला तो दो चीज़ हो गई, नमक और पानी। उसमें शक्कर भी डालते तो तीन हो गए, नमक, पानी और शक्कर। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ये कहलाता है आपके सॉल्यूशन। साहब होमोजीनियस, भाई पानी में नमक घोल तो होमोजीनियस, क्योंकि नमक और पानी इक्वली मिक्स हो जाते हैं, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो जाता है। सब रेत और पानी का वो नहीं घुलेंगे, वो हेटेरोजीनियस होगा। वो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन को, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि साहब सॉल्यूशन के जो डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं उसमें से देखिए एक कंटेंट का नाम होता है सॉल्यूट। वो क्या होता है? सॉल्यूट।
जैसे पानी में नमक घोला तो नमक क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। अब सर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट बड़े सिंपल सी पहचान है। देखो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से डिफरेंट हो वो होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट में दो में से एक बात होगी, या तो उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से अलग होगी, जैसे नमक का एक्वा सॉल्यूशन है, नमक को पानी में घुला सॉल्यूशन बन गया, वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी लिक्विड। पानी में घुलने के बाद नमक सॉलिड नहीं बचता, वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नमक का सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड, और नमक खुद क्या है, सॉलिड। तो नमक की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से डिफरेंट है, तो नमक होगा आपके सॉल्यूट। ठीक है ना। तो सॉल्यूट किसको कहेंगे, देखिए सॉल्यूट का मतलब ये है का फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज डिफरेंट। भैया डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से डिफरेंट हो। और एक चीज़ और, एक चीज़ और है यहाँ पर, और प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज नॉन एज सॉल्यूट, इज नॉन एज सॉल्यूट। भाई ये सॉल्यूट होगा। सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट, उससे काम नहीं चल रहा हो तो फिर प्रेजेंस इन लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में हो, हम इसे कहेंगे सॉल्यूट। अच्छा सॉल्वेंट क्या होगा, देखिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में क्या होगा, देखिए कि जो फिजिकल स्टेट होती है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज सेम। भैया डिफरेंट नहीं है, सेम है, एज सॉल्यूशन, बिल्कुल सॉल्यूशन जैसी फिजिकल स्टेट है। और प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ये एंड नहीं है, और है, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। अच्छा कब तो फिजिकल स्टेट देखेंगे और कब क्वांटिटी देखेंगे। देखो क्वांटिटी वाली बात तब आएगी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के फिजिकल स्टेट सेम हो। भाई दो लिक्विड को भी तो मिलाया जा सकता है ना, अब दोनों की फिजिकल स्टेट तो सेम है, फिर ऐसे में जो लिक्विड लेस क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट, जो मोर क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट। और यदि फिजिकल स्टेट ही अलग अलग हो तो फिर क्वांटिटी टर्म नहीं देखेंगे हम, फिर क्वांटिटी हम टर्म नहीं देखेंगे। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश करने का बेस फिजिकल स्टेट ही है बेसिकली तो, बट यदि फिजिकल स्टेट सेम हो तो फिर आधार क्या होगा, क्वांटिटी होगा। जैसे इसके एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके NaCl है, NaCl। अब भाई NaCl होता है सॉलिड, इसका मतलब क्या है, सॉलिड। चलो मैं नीचे अलग से लिख दूंगा, पूरा लिख देता हूँ सॉलिड, ये सॉलिड। इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया। अब आप सभी जानते हो कि वाटर तो लिक्विड होता है, लिक्विड है। ये नमक पानी में घुल गया और पानी में घुलने के बाद बना NaCl, और घुले हुए नमक को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी फिजिकल स्टेट भी होती है लिक्विड। अब देखो नमक की स्टेट है सॉलिड, सॉल्यूशन के लिक्विड है, तो नमक की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट है, इसलिए सोल्ट, ये नमक यहाँ पर कहलाएगा सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है।
वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूशन के भी लिक्विड है, दोनों की स्टेट सेम है, इसलिए वाटर कहलाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है। ये तो था सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। चलो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। बोर्ड भर गया है और आप साथ के साथ नोट करते जाइए भाई ऐसे। हाँ तो देखिए बच्चे, अभी तो हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड का मिलाकर के सॉल्यूशन था, है ना। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए इसी में देखो, हमारे पास एक तो जैसे अल्कोहल है C2H5OH, अल्कोहल। अब अल्कोहल की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, और इसको हमने वाटर यानी कि H2O में डिसॉल्व किया, और H2O भी होता है लिक्विड। और ये आपका अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, और ये भी लिक्विड है, यह भी लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पर दोनों अल्कोहल वाटर सेपरेट भी लिक्विड है, दोनों का मिक्सचर भी लिक्विड है, लेकिन हमारे पास अल्कोहल की क्वांटिटी तो मान लो 20 ग्राम है, वाटर की क्वांटिटी 100 ग्राम है। तो यहाँ पर अल्कोहल तो होगा सॉल्यूट, और वाटर आपके क्या होगा, सॉल्वेंट। तो क्वांटिटी वाला मैटर तब होगा जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, दोनों लिक्विड हो, दोनों सॉलिड हो, या दोनों गैस हो। और यदि फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसिडरेशन केवल फिजिकल स्टेट के बेस पर ही रहेगा। इस बात को आपको यहाँ ध्यान में रखना है। खैर, अब पूरी कंक्लूजन की डिटेल ये निकली कि भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर मिलके क्या बना, सॉल्यूशन। ये अब तक हमने सॉल्यूशन को समझा। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 12th में पूरा एक चैप्टर है सॉल्यूशन, वहाँ और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में आपको सॉल्यूशन को समझाया है। अब स्टोइकियोमेट्री में जो टर्म हमारे काम आती है सॉल्यूशन की, वो होता है, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये पढ़ना है मैंने तो हमको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में घुला हुआ है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन। जैसे 2 गिलास पानी है, दोनों गिलास है पानी इक्वल क्वांटिटी में है। अब एक पानी में तो 1 चम्मच चीनी डिसॉल्व की हुई है, एक में 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व की हुई है। अब कोई पूछे कि साहब कितनी कितनी चम्मच चीनी डाली, तो ये तो कहोगे ना कि इसमें तो 1 चम्मच, इसमें 2 चम्मच। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन। वहाँ चीनी की क्वांटिटी को चम्मच के रूप में ले रहे हैं कि 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच भर के, और उस चीनी को यदि हम तोल ले ग्राम में, और सपोज करो 1 चम्मच में 5 ग्राम चीनी आ रही है, तो क्या कहेंगे, 1 गिलास में 5 ग्राम चीनी है और दूसरे में 10 ग्राम चीनी है, इस तरीके से। तो ये आपके कंसंट्रेशन का मेन मकसद ये जानना है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना घुला हुआ है। अब इस कंसंट्रेशन को नापने के कई तरीके होते हैं, कई 10-12 तरीके हैं। उनमें से 6-7 तरीके हम यहाँ 11th में डिस्कस करेंगे। पहला तरीका देखिए कंसंट्रेशन का, जिसे कहते हैं मोलरिटी। यह पहला तरीका है कंसंट्रेशन को नापने का। क्या होती है मोलरिटी, देखिए, मोलरिटी का मतलब ये होता है, देखिए, कि मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी को मोल में ले रहे हैं। सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, क्योंकि 12th में भी सारी चीज़ें काम आने वाली है आपके।
मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। इसी को कहते हैं मोलरिटी, नॉन एज मोलरिटी। जैसे कि मान लो आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल नमक घुला हुआ है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? 1 मोल पर लीटर। 1 मोल सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 मोल नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि नमक के 2 मोल घुले हुए हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? 2 मोल पर लीटर। ये लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट, 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। 1 लीटर पानी में नमक नहीं घोलना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में नमक के मोल मेजर कर रहे हैं हम। यहाँ वाटर का वॉल्यूम नहीं है लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है। तो इसको ध्यान रखिए आप यहाँ पर। अब साहब मोलरिटी का फार्मूला, तो ये मोलरिटी का फार्मूला देखिए, ऊपर तो क्या आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट, ये मोल ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा लीटर में। ये मोलरिटी का फार्मूला हो गया। अच्छा, यदि सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में हो तो देखिए ये ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसकी क्वांटिटी ग्राम में हो तो ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए भाई, ये ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल ही तो है, और वॉल्यूम तो अपने आप में आ ही जाएगा यहाँ पर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके मोलरिटी है। जो हमने डेफिनेशन में लिखा बस उसी को फॉर्मूला बना के लिख दिया और मोलरिटी हमने निकाल ली। अच्छा, मोलरिटी की यूनिट क्या हो गई जरा देखिए साहब। यूनिट कैसे देखते हैं भाई? यूनिट देखते हैं फार्मूले से। फार्मूले में ऊपर आपके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर लिख देंगे मोल। डिनोमिनेटर में क्या है? लीटर, तो नीचे लिख देंगे लीटर। तो यूनिट क्या बन गई मोलरिटी की? मोल पर लीटर। अच्छा, केमिस्ट्री तो पूरी सिंबल में चलती है। इस मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ध्यान देना, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आने वाली यूनिट है ये मोलरिटी। सबसे ज़्यादा जहाँ भी कंसंट्रेशन आएगी मोलरिटी आएगी। कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं। स्मॉल एम का मतलब कुछ और होता है, और कंसंट्रेशन में कैपिटल एम का मतलब है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। कैपिटल एम इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। कैपिटल एम मीन्स मोल पर लीटर। ये चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए कोई सॉल्यूशन लेते हैं अपन। देखिए जैसे मान लीजिए 2m NaCl एक्वस सॉल्यूशन है। ये 2m कैपिटल एम है, NaCl AQ का मतलब एक्वस। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल नमक घुला हुआ है। ये ऐसे सॉल्यूशन की बात की जा रही है, ऐसे सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्ट इज डिजॉल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि 2 मोल NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। यहाँ 3m लिखा होता तो मतलब होता 3 मोल सॉल्ट डिजॉल्व इन 1 लीटर। दैट्स क्लियर। अब यदि आप वॉल्यूम 1 की जगह 2 लीटर कर दोगे तो मोल भी 2 की जगह 4 हो जाएंगे। ठीक है ना? इसे बट ये आपकी पहली कंसंट्रेशन है मोलरिटी। कंसंट्रेशन
भाई 2m का मतलब हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोल पर लीटर। m का मतलब मोल पर लीटर है, और 2 मोल पर लीटर का मीनिंग ये जो लिखा है कि 2 मोल NaCl डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये सेकंड यूनिट देखिए, मोलरिटी। ये तो था आपके मोलरिटी। मोलरिटी के बाद नंबर आता है, देखिए नंबर 2, सेकंड यूनिट आती है जिसे कहते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी, दोनों के स्पेलिंग में ज़रा सा फ़र्क है, यहाँ R है, यहाँ पर L है। ये मोलरिटी है, ये मोलेलिटी है। ये एक अलग यूनिट है, डिफरेंट टर्म है। यहाँ क्या लिखा था, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ भी सॉल्यूट का तो मोल ही आएगा कि मोल ऑफ सॉल्यूट। वहाँ डिजोल्व, यहाँ भी डिजोल्व ही आएगा। इन, यहाँ भी इन आएगा, आगे अलग है कुछ। यहाँ 1 लीटर है, यहाँ आएगा 1 kg। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ आएगा सॉल्वेंट। यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलरिटी। ये मोलरिटी है। सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट, इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, इंस्टेड ऑफ 1 लीटर 1 kg। चलो फॉर्मूला देखिए इसका मोलरिटी का। मोलरिटी फॉर, ऊपर तो मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे अब यहाँ वेट ऑफ आएगा सॉल्वेंट, और वेट किस में आएगा, केजी में, किलोग्राम में वेट आ जाएगा। तो क्या हो गई आपके मोलरिटी। अच्छा अब देखिए मोलरिटी के यूनिट, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या आएगी, मोलरिटी की यूनिट। ऊपर क्या है मोल, तो ऊपर तो मोल ही आएगा। नीचे केजी, तो ये केजी, तो मोल पर केजी। ये बन गई यूनिट ऑफ मोलरिटी। अब जैसे मोल पर लीटर को कैपिटल M से लिखा है, ऐसे मोल पर केजी को हम लिखेंगे स्मॉल m से। कैपिटल M का मतलब है मोल पर लीटर, स्मॉल m का मीनिंग क्या होता है, मोल पर केजी। अब चलो इसी तरह का एक एग्जांपल यहाँ भी लेते हैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 2, कैपिटल M की जगह स्मॉल m, NaCl एक्वस। देखो हर एक सिंबल की अपनी इम्पोर्टेंस ये है। कैपिटल M का मतलब अलग होता है, स्मॉल m का मतलब यहाँ पर अलग होता है। मैंने यहाँ लिखा है 2 कैपिटल M, यहाँ लिखा है 2 स्मॉल m। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ यहाँ 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल। सॉल्यूट सेम है, सॉल्ट है, डिजोल्व दोनों घुले हुए हैं। इन 1 लीटर की जगह 1 kg, 1 kg। सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, 1 kg वाटर, क्योंकि साफ लिखा है ना एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर इज ए सॉल्वेंट। ये इस तरीके से, तो मतलब 2 मोल NaCl डिजोल्व इन 1 kg वाटर। ये मतलब क्या आपका मोलरिटी। ये कंसंट्रेशन को मेजर करने का दूसरा एक तरीका था। तीसरा तरीका देखिए कंसंट्रेशन को मेजर करने का रापरे का, वो होता है वेट परसेंट। देखिए तीसरा तरीका है वेट परसेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ये वेट परसेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है।
क्या मतलब हुआ वेट परसेंट का? ये W/W यानी कि वेट बाई, बोलेंगे कैसे? वेट बाई वेट। इसमें क्या करते हैं हम, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मेज़रमेंट बाई वेट करते हैं। यानी कि सॉल्यूट को भी तराजू में तोलेंगे, सॉल्यूशन को भी तराजू में तोलना है, और तराजू में तोल के क्या निकालते हैं? वेट निकालते हैं। तो परसेंटेज यानी कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन होगी, देखिए, पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय मास या बाय वेट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी बाय वेट, इज परसेंटेज वेट बाय वेट। यही वेट परसेंट है, यही परसेंटेज वेट बाय वेट है। चलो फार्मूला क्या हुआ देखिए, फार्मूला देखिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो आएगा सॉल्यूट का वेट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है 5% वेट बाय वेट NaCl एक्वस। अब इस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ देखिए कि 5 ग्राम नमक घुला है 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम नमक घुला हुआ है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? 5% वेट बाय वेट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक घुला है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? 10% वेट बाय वेट। तो यहाँ पर हमने लिखा है 5% वेट बाय वेट, तो मतलब हुआ कि 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके कंसंट्रेशन बने आपके। अच्छा, 5 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ज़रा इसको भी देखिए कि 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 95 ग्राम वाटर, 95 ग्राम वाटर। कि साहब ये कैसे हो गया? तो भाई 95 ग्राम वाटर, 5 ग्राम नमक, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया ना। पानी और सॉल्यूशन, पानी और नमक मिलके तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन तो 100 ग्राम ही हो गया ना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में नमक 5 ग्राम हो गया। अब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम कब होगा? जब 95 ग्राम तो आपने पानी ले लिया तौल के तराजू पे, और तराजू पे तौल के 5 ग्राम नमक डाल दिया, तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 100 ग्राम। बस ध्यान रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेट की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों ग्राम में, या दोनों केजी में, या दोनों टन में, या दोनों क्विंटल में, सेम यूनिट दोनों की होनी चाहिए। ये था कंसंट्रेशन को नापने का तीसरा तरीका। चौथा तरीका देखिए यहाँ पर, वेट वॉल्यूम परसेंट। चौथा तरीका है वेट वॉल्यूम परसेंट। देखिए वेट वॉल्यूम परसेंट यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या करें देखिए, सॉल्यूट को तो लेते हैं बाय वेट कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट,
पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट, इसको तो लेंगे बाय वेट, लेकिन सॉल्यूशन को लेंगे बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट बाय वेट। डिसॉल्व इन 100 पार्ट, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, part of solute by weight dissolve in 100 part of solution by volume is percentage weight by volume। भाई यही परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है। क्लियर? अब चलो फार्मूला क्या हुआ जरा देखिए, तो भाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, सॉल्यूट तो बाई वेट ही है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, सॉल्यूशन यहाँ बाई वॉल्यूम है, तो नीचे W की जगह आएगा V और ये आ जाएगा सॉल्यूशन। देखो वेट वॉल्यूम परसेंट में एक चीज का बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना होगा, और वो देखिए क्या है, थोड़ा यूनिट यहाँ पर बड़ी स्पेसिफिक होती है। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूट का वेट यदि हमारे पास ग्राम में है तो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे ml और cc में। यहाँ ग्राम इज रिलेटेड टू ml एंड cc। दूसरी चीज, यदि सॉल्यूट का वेट किलोग्राम में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे, लीटर में लेंगे। ये ध्यान रखना है बस, किलोग्राम का कनेक्शन लीटर से है और ग्राम का कनेक्शन ml या cc से है। अब इसका भी एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि 5% वेट बाय वॉल्यूम, NaCl एक्वस, क्या मतलब हुआ, तो नमक तो 5 ग्राम ही है, 5 ग्राम सॉल्ट बिल्कुल डिजोल्व, तो डिजोल्व की जगह डिजोल ही आएगा। इन यहाँ चेंज होगा, अब 100 ग्राम नहीं आएगा, 100 ml आएगा, इन 100 ml साफ लिखा हुआ है बाय 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम 100 ml। आपने नमक को ग्राम में लिया तो वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा ml में, इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ गई? तो ये था आपका वेट वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 देखिए, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, इन वीडियोज़ को घर पे आप अच्छी तरह देखना, आज का वीडियोज़ को, क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादा है, फार्मूले ज़्यादा है। डेफिनेशन ज़्यादा है, फॉर्मूले ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ये एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ देखिए, वॉल्यूम परसेंट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब दोनों वॉल्यूम में है, सॉलिड भी सॉल्वेंट भी। तो देखिए ये जो आपके 5वीं यूनिट है ना, वॉल्यूम परसेंट, इसका यूज तब करते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में हो, मतलब घुलने वाला भी लिक्विड हो और घोलने वाला भी लिक्विड। जैसे अल्कोहल का एक्वा सॉल्यूशन, अब अल्कोहल भी लिक्विड होता है और आपके वाटर भी लिक्विड होता है। अब क्योंकि लिक्विड की क्वांटिटी को वॉल्यूम के रूप में मेजर करना आसान होता है, तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम परसेंटेज
की फॉर्म में हम कंसंट्रेशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज डेफिनेशन ये आएगी कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन बाई वेट की जगह बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ अभी बाई वॉल्यूम आएगा, बाई वॉल्यूम इज नॉन एज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इस यूनिट को तब इस्तेमाल करते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। फार्मूला बड़ा सिंपल सा यहाँ पर देखिए, जैसे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ऊपर भी वॉल्यूम आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि 5% इथेनॉल एक्वस, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ये, इस पर दोबारा से लिख रहा हूँ मैं कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन है ये। अब आप कहेंगे साहब अब तक तो एग्जांपल NaCl का ले रहे थे, अचानक एल्कोहल क्यों? क्योंकि अचानक वॉल्यूम परसेंट पे आ गए हम, V बाई वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो भाई इथेनॉल होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है। ये यूनिट वॉल्यूम परसेंट बनी ऐसे सॉल्यूशन के लिए है जिनमें दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, इसलिए अचानक हमने एग्जांपल चेंज किया। और इसका मतलब ये हुआ कि 5 ml इथेनॉल डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होता है। ये आपके कंसंट्रेशन को मेजर करने की 5th यूनिट है। आप 6th यूनिट देखिए, जिससे कि हम कंसंट्रेशन को नापेंगे, उसे कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए नंबर 6, पार्ट्स पर मिलियंस, इसी शॉर्ट में कहते हैं ppm। ये परसेंटेज वेट बाय वेट जैसी है, बस परसेंटेज में हम आउट ऑफ 100 लेते हैं, ये आउट ऑफ मिलियन है, ये आउट ऑफ मिलियन है। कैसे, डेफिनेशन क्या होगी देखिए, पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, अच्छा पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट, बाय वेट ही रहेगा ये, बाय वेट डिसॉल्व इन कितने सॉल्यूशन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन में, डिसॉल्व इन 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन कितना होता है, 10⁶। 100 कितना होता है, 100। 1 मिलियन कितना होगा, 10⁶। डिसॉल्व इन 1 मिलियन यानी कि 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी बाय वेट ही रहेगा, यानी कि वेट बाय वेट यूनिट है ये। जैसे पहले थी ना परसेंटेज वेट बाय वेट, यहाँ परसेंट की जगह मिलियन है, मिलियन वेट बाय वेट। एक तरीके से ये फार्मूला होगा आपका ppm इक्वल टू, चलो देखिए, ये वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁶। परसेंट में क्या लिखते हैं, 100, यहाँ लिखेंगे 10⁶ अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। पर ध्यान रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वेट एक ही यूनिट में आना चाहिए,
दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है 200 ppm NaCl एक्वस। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि 200 ग्राम NaCl नमक डिज़ोल्व घुला हुआ है इन 10⁻⁶ ग्राम या 1 मिलियन ग्राम 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। तो इसे हम कहते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन को नापने की 36 नंबर की यूनिट्स है। 7th और लास्ट यूनिट देखो, ऊपर की जो हमने 6 यूनिट्स पढ़ी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा काम आएगी मोलरिटी। और 11 में तो मोलरिटी ही काम आने वाली है, बाकी और कोई यूनिट काम आने वाले नहीं है। 12th में अदर यूनिट भी काम आ जाती है, फिर भी सबसे ज़्यादा काम आने वाली यूनिट आएगी मोलरिटी। मोलरिटी के बाद नंबर आता है, तो इसका नंबर आता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको थोड़ा समझते देखिए अपन मोल फ्रैक्शन को। एक मिनट टाइम देख ले कितना, नहीं 46 मिनट हो गए, टाइम ओवर हो जाएगा आज तो। ऐसा करते इसको कल की क्लास में देखें, है ना, क्योंकि आज तो टाइम 50 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। कल की क्लास में हम मोल फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में इन 7 यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे अपन। परसों हम इसका स्टोइकियोमेट्री में कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वो देखेंगे। बस इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग NCERT की क्वेश्चन, अपनी अपनी शीट की क्वेश्चन, मेडिकल वाले नीट 33 ईयर और IIT वाले IIT 43 ईयर की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। IIT में नंबर ऑफ क्वेश्चन मेडिकल से बहुत ज़्यादा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन मेडिकल से बहुत ज़्यादा है। डेफिनेट IIT वालों को मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो, नीट वालों को रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, और IIT वालों को क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। नीट वालों को रिवीजन की ज़रूरत है बस, क्योंकि वहाँ लेवल नहीं आता बट स्पीड आती है, इसलिए रिवीजन चाहिए, बार बार चाहिए। IIT में स्पीड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मेंस में भी 75 ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, वही आपके 3 आवर्स में। मेडिकल में 180 क्वेश्चन आएंगे 3 आवर्स में, तो बड़ा डिफरेंस है नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपके मेंस और नीट के अंदर। एडवांस में 2 पेपर होंगे IIT के, 3 घंटे का एक, 3 घंटे का दूसरा। पहले पेपर में 60 क्वेश्चन इन द 3 आवर, 60 क्वेश्चन इन द 3 आवर। सेकेंड में अगेन 60 क्वेश्चन इन द 3 आवर। तो IIT में टाइम रहेगा आपके पास, लेकिन क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे, और IIT में परसेंटेज कम जाती है, किसी के 50% भी आ जाते हैं तो अच्छी गवर्नमेंट सीट मिल जाती है उसको। इधर मेडिकल में परसेंटेज बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए IIT वालों को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करने रहेंगे, नीट वालों को नंबर ऑफ़ रिवीजन ज़्यादा करना रहेगा। बस ये बात ध्यान रखिए आप। चलो ठीक है।